हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका जो सबसे लास्ट रैपिड रीडिंग है विश्वकोश, उसके क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली शुरू करती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है टीपा लिहा। जैसे कि ये रैपिड रीडिंग है इसीलिए यहाँ पर कोई भी कृति नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स है, मैं उन्हें ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। विश्वकोशाचा उपयोग. शिक्षणाचा प्रसार खूप झपाट्याने झाला, मतलब एज्युकेशन जो है बहुत ही फास्ट स्प्रेड हुआ है. औद्योगिकीकरणामुळे समाजाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक गरजा वाढल्या. औद्योगिकीकरणामुळे मीन्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन समाज में जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है इनके नीड्स काफी बढ़ गए. विविध प्रकारचे शब्द अस्तित्वात आले व भाषा समृद्ध झाल्या. बहुत ही अलग अलग टाइप के वर्ड्स रियलाइज हुए, नए नए वर्ड्स बने और भाषा जो है यानी लैंग्वेज जो है वो रिच हो गई. समृद्ध झाल्या मतलब रिच हुए. दॅट मीन्स मोर वर्ड्स वर ॲडेड टू द लँग्वेज. त्यामुळे आजच्या यंत्रयुगातील व विज्ञान युगातील माणसाला आपले ज्ञान विश्वव्यापी व अद्ययावत करण्यासाठी विश्वकोशाची गरज निर्माण झाली. और क्योंकि नए नए वर्ड्स आए, नए लैंग्वेज रिच होने लगी, तो उसी वजह से जो आज के हमारे टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में रहने वाले और साइंस के वर्ल्ड में रहने वाले जो ह्यूमंस हैं उनको अपना नॉलेज यूनिवर्सल करने के लिए और साथ ही साथ उसको अप टू डेट करने के लिए विश्वकोश की उनको डिमांड लगी कि ऐसा एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप कुछ होना चाहिए जिसमें हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो मिल जाए. तो ये सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि ये लैंग्वेज रिच हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, साइंस टेक्नोलॉजी एवरीथिंग सब कुछ बढ़ रहा था. मानव विद्या, विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील सर्व संग्रहित विषयांची माहिती व ज्ञान विश्वकोशात समाविष्ट असते. मानव विद्या यानी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, ह्यूमन साइंस, विज्ञान दैट इज साइंस व तंत्रज्ञान दैट इज टेक्नोलॉजी, इनमें जो भी है सर्व संग्रहित मतलब इनसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी टॉपिक्स है, विषयांची माहिती, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उन सभी की इंफॉर्मेशन व नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज, इस विश्वकोश में इंक्लूडेड है, समाविष्ट आहे, मतलब दे आर इंक्लूडेड इन इट. मुख्य विषय व त्याच्या संलग्न विषयांचे ज्ञान मिळवण्यासाठी विश्वकोशाचा अत्यंत निगडीचा उपयोग आहे. अब मुख्य विषय मतलब कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं व त्याच्या संलग्न यानी कि उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स का नॉलेज मिलने के लिए विश्वकोश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है. निगडीचा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू अस. विश्वकोशाची निर्मिती प्रक्रिया. अब ये जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया तो उसमें भी बताया है कि विश्वकोश कैसे बनाया गया था, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है उसका प्रक्रिया मतलब वो क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए उसको एनसाइक्लोपीडिया को बनाने के लिए. मानव विद्या, विज्ञान व तंत्रज्ञान यातील सर्व विषयांचे अद्ययावत ज्ञान संकलित करण्यासाठी विश्वकोशाची निर्मिती झाली. मानव विद्या, ह्यूमन साइंस, साइकोलॉजी जो बोल सकते हो, विज्ञान यानी साइंस और तंत्रज्ञान यानी टेक्नोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स पर अप टू डेट नॉलेज कलेक्ट करने के लिए हमने विश्वकोश की निर्मिती की है. प्रथम विषयावर तज्ञानांची समिति रचना करण्यात आली. तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्क क्या था टुवर्ड्स दिस प्रोडक्शन, जो भी सब्जेक्ट है उसके हमने एक्सपर्ट्स की एक कमिटी बनाई. प्रत्येक विषयाच्या नोंदीची शीर्षके निश्चित करण्यात आली और हर सब्जेक्ट्स के हमने जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उनके हमने टॉपिक्स जो है नोट डाउन कर लिए. नोंदीची शीर्षके निश्चित करण्यात आली मतलब हमने टॉपिक्स की क्या क्या टाइटल पे हमको चैप्टर्स चाहिए वो हमने नोट डाउन कर लिए. नोंदीची 3 प्रकार करण्यात आले और हर एक पॉइंट का जो हमने नोट डाउन किया टाइटल का, उसके 3 मेन प्रकार नोट डाउन किए गए, जैसे कि मुख्य, मध्यम व लहान नोंदी यानी कि मेन, मीडियम एंड स्मॉल. त्यातील मुद्द्यांची टाचणी करण्यात आली. फिर जो भी हमने टॉपिक्स को लिया है उनको हमने क्या किया है, उनके पॉइंट्स ले लिए हैं. मुद्द्यांची मतलब हमने पॉइंट्स ले लिए हैं और उनके ऊपर लेसन प्लॅन बनाए गए. टाचणी करणे मतलब लेसन प्लॅन बनाना. नोंदीच्या मर्यादा आखून टाचण्यांमध्ये तशा सूचना दिल्या और जो भी हमारे टाइटल्स है, टॉपिक्स है, उनका हमने लिमिटेशंस जाना कि उसको हमें कितना विस्तार से एक्सप्लेन करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. तो वो समझकर इन लेसन प्लान्स
के लेसन प्लान्स में वैसे इन्फॉर्मेशन दी गई थी या वैसे इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि ये लेसन हमको इतने लिमिट तक एक्सप्लेन करना है. प्रत्येक विषयातील नोंदीच्या त्यांच्या प्रकारानुसार याद्या तयार करण्यात आला और फिर हर सब्जेक्ट का जो भी हमने नोट डाउन किया है टाइटल, उसके टाइप के हिसाब से, यानी कि मुख्य है वो, मध्यम है या फिर छोटा है, मतलब मेन है, सब है, मीडियम साइज का ये छोटा है, उसके हिसाब से इनकी लिस्ट बनाई गई थी. आकारविल्ल्यानुसार या याद्या क्रमवर लावण्यात आल्या और आकारविल्ल्यानुसार मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लिस्ट को जो है हमने लगाया. अशा प्रकारे 1976 साली महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने मराठी विश्वकोशाचा पहिला खंड प्रकाशित किया. तो इस प्रकार से 1976 में महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया का यानी विश्वकोश का ये पहला वॉल्यूम जो है पब्लिश किया. खंड यानी वॉल्यूम. आतापर्यंत विश्वकोशाचे 18 खंड प्रकाशित झाले आहे और आज तक विश्वकोश के 18 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं. शब्दकोडे सोडवल्यामुळे भाषिक कौशल्य वाढते, याविषयी तुमचे मत लिहा. अब शब्दकोडे मतलब क्रॉसवर्ड्स जो होते हैं, हम पजल्स जो बोल सकते हैं, तो वो सॉल्व करने पर जो हमारी लैंग्वेज का स्किल है, लैंग्वेज एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. तो इस बारे में हमको हमारे ओपिनियन बताने हैं. विविध मासिकांमधून व वर्तमानपत्रांमधून पुरवण्याच्या द्वारे शब्दकोळी सर्रास दिली जातात. अब ये जो है मासिक और वर्तमान पत्र, मासिक पत्र मतलब मंथली मैगजीन्स बोलते हैं और वर्तमान पत्र मतलब जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं, इन सभी में आपको कोई ना कोई क्रॉसवर्ड्स मिलेगा. तो ये क्रॉसवर्ड्स जो है इन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो है सर्क्युलेट होती है अमॉन्ग द पीपल. शब्दकोळे सोडवण्यामुळे अनेक नवे जुने शब्द कळतात और क्योंकि ये क्रॉसवर्ड पजल रहता है तो ये सॉल्व करते समय हमारे सामने बहुत सारे नए पुराने शब्द आते हैं और हमें समझ में आता है और हम उन शब्दों के बारे में जानते भी हैं, कळतात. आपली शब्द संपत्ती वाढते और हमारी जो वोकॅब्युलरी है, शब्द संपत्ती, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, वो बढ़ती है. त्यामुळे बुद्धीत भर पडतेच, पण आपल्याला शब्दांच्या अर्थछटा माहित होऊन आपले ज्ञान वाढते. तो उसके वजह से जब हमें बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज मिलती है क्रॉसवर्ड सॉल्व करने पर, तो उसकी वजह से हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो तो बढ़ती ही है, मतलब वो तो इंक्रीज होती ही है. भर पड़ते मतलब इंक्रीज होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें किसी भी एक वर्ड के जो अलग अलग मीनिंग्स है वो भी पता चलते हैं. अर्थ छटा, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं और उसके वजह से हमारी नॉलेज जो है और बढ़ती है. शब्द समूहासाठी एक शब्द, ये हमारे ग्रामर में आते ही है, मतलब वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स. शब्द समूहासाठी एक शब्द. एका शब्दाचे भिन्न अर्थ, पर्यायवाची शब्द. एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स जो होते हैं, सिनोनियम्स. प्रतिशब्द, प्रतिशब्द मतलब मीनिंग वाला शब्द, सिनोनियम. विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी मीन्स ऑपोजिट वर्ड. यांचा बहुमोल खजीना लूटता येतो, मतलब इनका बहुत बड़ा ट्रेजर जो है इन वर्ड्स का, वो हम लूट सकते हैं, प्लंडर कर सकते हैं. उदाहरणार्थ जंगल या शब्दाला, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि शब्द हम किस तरह से अपने वोकैब्युलरी इंक्रीज कर सकते हैं, तो जंगल जो ये शब्द है उसको अरण्य, रान, वन, कानन, विपिन असे पर्यायी शब्द कळल्यामुळे आपण शब्द संपन्न होतो. यानी कि जंगल मतलब फॉरेस्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ जंगल के लिए हम और भी वर्ड्स, फॉरेस्ट के लिए और भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं मराठी में, जो है अरण्य, रान, वन, कानन, विपिन. यानी हमारे राइटिंग्स में हम इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जंगल के लिए. तो ऐसे जब हम ये पर्यायवाची शब्द देखते हैं, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स, सेम मीनिंग के वर्ड्स, तो ये सब समझने के बाद जो हमारी वोकैब्युलरी है वो और ज्यादा रिच हो जाती है. शब्दकोडे सोडवताना गंमत येतेच, मतलब ये जब भी हम पजल्स, क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं तो हमें मजा तो आता ही है, इट इज अ फन. शिवाय बौद्धिक व मानसिक निर्मल आनंद मिलतो और उसके साथ साथ हमें इंटेलेक्ट, हमारा ब्रेन भी रिच होता है और मेंटली हमें बहुत खुशी होती है कि हम वो सॉल्व कर पाए हैं. दैट मीन्स वी आर गुड एट दिस वर्ड्स और नॉलेज. कालानुरूप शब्दांच्या अर्थकक्षा कशा रुंदावल्या व फैलावल्या यांची जाण शब्दकोड्यामुळे येते. अब समय के अनुसार किस तरह से एक शब्द के अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स या नए नए वर्ड्स, एक शब्द के लिए नए नए वर्ड्स आने लगे हैं, किस तरह से स्प्रेड होने लगा है वर्ड का मीनिंग, जो है एक्सटेंट उसका बढ़ने लगा है, वो हमें समझ में आता है, ये सब शब्दकोड़े की वजह से. अशा प्रकारे शब्दकोडे सोडवल्यामुळे भाषिक कौशल्य बढ़ते और इसी वजह से ये क्रॉस वर्ड्स सॉल्व करने पर हमें हमारा जो लैंग्वेज स्किल है वो बढ़ता है. विश्वकोश पाहण्याचे तुमच्या लक्षात आलेले फायदे लिहा. मतलब विश्वकोश देखने पर
तुमको क्या फायदे हैं, व्हॉट इज इट्स युजफुलनेस. आपल्याला माहीत नसलेल्या विषयांची सांगोपांग माहिती मिळवण्यासाठी विश्वकोश आपला मदतीस होतो. अब जिस सब्जेक्ट की या जिस टॉपिक के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में नॉलेज जानने के लिए, मिलने के लिए हम इस विश्वकोश का उपयोग करते हैं, एन्सायक्लोपीडिया का यूज करते हैं. त्या विषयाच्या अनुषंगाने असलेले संलग्न विषय कळतात व विषय साखळीमुळे त्या विषयाचे सखोल ज्ञान प्राप्त होते. अब क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, तो जब हम ये एनसाइक्लोपीडिया देखते हैं किसी चीज को समझने के लिए, किसी टॉपिक को समझने के लिए या किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये एक चेन जैसा हो जाता है, एक चेन जुड़े हुए हैं जो टॉपिक्स एक दूसरे से, वो हमें पता चलता है और इन सभी के कारण जो हमारी नॉलेज है वो और डीप होती जाती है. आपले ज्ञान विषयीचे कुतूहल शमवण्याचे विश्वकोश हे एक उत्तम साधन आहे. मतलब हमारा नॉलेज रिलेटेड क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए विश्वकोश जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टंट मीडियम है हमारे लिए, एन्सायक्लोपीडिया. विश्वकोश पाहण्याने आपले जागतिक ज्ञान क्षेत्राचे क्षितिज विस्तारते. विश्वकोश यूज करने की वजह से हमारा जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो बढ़ता है. आपल्या अभिव्यक्तीला योग्य चालना मिळते. हम अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वर्ड्स में, तो हमें प्रॉपर वर्ड्स भी मिलते हैं बिकॉज ऑफ एन्सायक्लोपीडिया. मराठी विश्वकोश हाताळण्यामुळे सर्व प्रकारचे प्रगल्भ व सूक्ष्म ज्ञान मराठी भाषेतून मिळते. अब मराठी विश्वकोश जब हम देखते हैं, सर्च करते हैं, हाताळण्यामुळे मतलब उसे हम हैंडल जब करते हैं, तो उसे हैंडल करने की वजह से हमारे सभी प्रकार के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जो टॉपिक्स रिलेटेड नॉलेज है वो इस मराठी भाषा में हमें मिलता है और आपल्या ज्ञान विषयक गरजा भागतात और नॉलेज रिलेटेड जो भी हमारी नीड्स है वो फुलफिल होती है. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ एन्सायक्लोपीडिया. केशभूषेचे उद्देश्य सांगून त्यात कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो ते स्पष्ट करा. मतलब हेयर स्टाइल का पर्पस हमें बताना है और साथ ही साथ इस हेयर स्टाइल के पीछे क्या क्या इंक्लूडेड है वो हमें एक्सप्लेन करना है. मोकळे केस इतरांना दिसू नयेत म्हणून पुरातन स्त्रियांनी केशबंधनाची कल्पना राबवली असावी. अब ये हेयर स्टाइलिंग की आइडिया कहाँ से आई है? मे बी ओल्डन डेज में लेडीज ऐसा सोचते थे कि हमारे बाल जो खुले हैं वो कोई देखने नहीं चाहिए, इसीलिए वो अपने बालों को बांध के रखती थी. तो यहाँ से ये आइडिया आई है कि दे डिड नॉट वॉन्ट टू शो देयर लूज हेयर टू एनीबडी एल्स. या कल्पनेतून केशभूषेचा उगम झाला असावा और इसी आइडिया की वजह से हेयर स्टाइलिंग का ओरिजिन हुआ रहेगा. लेण्यामधल्या शिल्पकृतीत आढळणाऱ्या स्त्रियांनी केलेल्या प्राचीन केशरचनांचे अनुकरण भारतीय स्त्रिया करताना आढळतात. अब लेण्या मीन्स केव्स. हमने बहुत सारे केव्स के नाम सुने. अजंता एलोरा है, एलिफेंटा केव्स है, वेलोर है. तो इन सब केव्स के अंदर आप जो भी शिल्पकृति देखते हो, शिल्पकृति मतलब मूर्तियां, तो उन मूर्तियों में आप जो भी बाल्स के हेयर के स्टाइल्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मे बी उन्हीं स्टाइल्स को इमिटेट कर रही है हमारी इंडियन लेडीज, वो करते हुए हमें दिखाई देता है. केशभूषेचा मुख्य उद्देश्य हा आकर्षकता व सौंदर्य वाढवणे हा आहे. केशभूषा यानी कि हेयर स्टाइलिंग का जो मेन पर्पस है वो या तो अट्रैक्शन अपनी तरफ बढ़ाना होता है या अपनी ब्यूटी को बढ़ाना होता है. तो ये उनका मेन पर्पस होता है. और सामाजिक संकेतानुसार प्रतीकात्मक केशभूषा करणे हा केशभूषेचा सामाजिक उद्देश्य ठरतो. और जो हमारे सोसाइटी में सूटेबल है उस टाइप का हेयर स्टाइल हमें करना है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं. कई लोग अपने हेयर स्टाइल की वजह से भी जाने जाते हैं. केशभूषित केस कापणे, और अगर हम हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो उसके अंदर बाल काटना, केस धोने यानी बाल धोना, नीट करणे, उन्हें संवारना, विंचरणे, कोम्ब करना, कुरळे किंवा सरळ करणे, कर्ल्स या फिर स्ट्रेटनिंग करना, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है. विश्वकोशाचा उपयोग तुम्हाला मराठी भाषेतील ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कसा होऊ शकेल ते लिहा. अब विश्वकोश का यूज हमें मराठी लैंग्वेज में नॉलेज पाने के लिए कैसे हो सकता है वो हमें बताना है. यहाँ पे मराठी भाषेतील कोणत्याही विषयाचे ज्ञान मिळवण्यासाठी मराठी विश्वकोश हे अतिशय उत्तम साधन आहे. अगर मराठी भाषा में, इस लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे स्टडी करना है, तो उसके लिए मराठी विश्वकोश ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडियम है आपके लिए. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, तत्वज्ञान, क्रीडा व कला इत्यादी अनेक ज्ञान क्षेत्राबद्दलचे
आपले कुतूहल पूर्ण करण्याचे कार्य मराठी विश्वकोशातर्फे सुलभ झाले आहे. मतलब कोई भी तरह का नॉलेज या एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हो, विज्ञान, साइंस, तंत्रज्ञान दैट इज टेक्नोलॉजी, तत्वज्ञान दैट इज फिलॉसफी, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स व कला यानी आर्ट्स, इन एक्सेट्रा मतलब एक्सेट्रा इत्यादि मतलब एक्सेट्रा, किसी भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें नॉलेज चाहिए और उस नॉलेज को पूरी करने के लिए, उस नॉलेज से रिलेटेड जो भी हमारी क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए मराठी विश्वकोश ने एक बहुत ही हमें इजी वे दे दिया है. यानी मराठी विश्वकोश देखेंगे और हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी नॉलेज मिल जाएगी. मराठी भाषेची व्युत्पत्ती, व्युत्पत्ती मतलब ओरिजिन, मराठी भाषेका ओरिजिन कैसे हुआ, त्याचा इतिहास, उसका क्या हिस्ट्री रहा है हमारे कंट्री में, वेदांपासून ते अद्ययावत साहित्याविषयीची सर्वांगीण माहिती, वेदों के जमाने से मतलब जब वेद पुराण लिखे जाते थे उस समय से लेकर एकदम एंशियंट हिस्ट्री से लेकर अद्ययावत यानी कि आज के प्रेजेंट टाइम तक साहित्य विषयीची यानी कि जो साहित्य से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है और वो सब हमें कहाँ से मिल सकती है, विश्वकोश की वजह से इजीली मिल सकती है. मराठी भाषेतील प्राचीन काव्य, अनेकविध रचनाबंध समझून घेण्यासाठी मला मराठी विश्वकोशाचा उपयोग होईल. मतलब मराठी भाषा में जो बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हुई है ब्यूटीफुल और बहुत सारे जो कॉम्पोजिशंस लिखे हुए हैं वो सब समझने के लिए मुझे इस एन्साइक्लोपीडिया की जरूरत लगेगी. मराठी भाषेतील अद्ययावत ज्ञानाने माझे व्यक्तिमत्व संपन्न होण्यास मदत होईल. और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि अपनी पर्सनालिटी को एनरिच करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपडेट करने के लिए मराठी भाषा में जो भी ज्ञान है, अपडेटेड ज्ञान, वो मुझे बहुत ही हेल्पफुल है. तो इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन का वीडियो खत्म होता है. आज के लिए इतना ही. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.